प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा का पूरा वन लाइनर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में यूपीएससी पीसीएस और आरओ और ऐसी ही एग्जाम्स में पूछे गए। तो मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है यहाँ पर। तो पहले मैदहा, फिर लेखहिया, फिर पैसरा, बीरभानपुर, उसके बाद पुरातात्विक स्थल हैं और वर्तमान स्थान उनका है। तो निवासा जो कि महाराष्ट्र में है, ये ईशमपुर कर्नाटक में है, डीडवाना राजस्थान में है, गुडियाम गुफा तमिलनाडु में है। प्राचीन भारत में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार या आखेट। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़। और गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, तो लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में। उसके बाद मृत्या चित्ररचित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, गुफकल राल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे, तो बुर्जहोम से और गुफक राल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, रंगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। उसके बाद वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखहिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, यह पंजाब में है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था, तो हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खोदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन तब प्रमाण मिले हैं, अतरंजी खेरा। ताम्रश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। उसके बाद आपका अगला है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। थॉमसन ने भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था, तो एच.डी. सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो कुछ पूरा स्थल हैं हड़प्पा के और फसल, जो चांदू दरों से सरसों के साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा से तिल के साक्ष्य मिले हैं, और कुंतासी से कोदो के साक्ष्य मिले हैं, हुलास से धान के साक्ष्य मिले हैं।
हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं तो धौलावीरा से जल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पी पुरा स्थल बनावली स्थित है। रंगोई नदी पर बनावली स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं तो मोहनजोदड़ो एवं लोथल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है तो सांड का अंकन पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर नहीं है। हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है तो आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता में पूर्वी स्थान का निर्धारण करता है। मृर पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है तो लोथल से सींग युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है तो लोथल से हाथी दांत पैमाना मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझा पाया था सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल ने पुरातत्वविद को हड़प्पा के उत्खनन के विषय में बताया था, उसके जो महत्व था। सिंधु सभ्यता का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था तो सर जॉन मार्शल ने ही सिंधु सभ्यता शब्द का उपयोग किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई पर। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो लोथल में स्थित है तो गुजरात में लोथल स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कालीबंगा में एक जुते हुए खेत मिला था। हड़प्पा का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है तो राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं तो सिंधु घाटी में अधिकांश हड़प्पा स्थल स्थित हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है तो पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है तो हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है तो ईरान से अवेस्ता संबंधित है। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मेहरगढ़ में सबसे पहला खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है, बनावली में मिट्टी के हल की आकृति मिली है। वह स्थान जहाँ से शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं तो हड़प्पा से ताबूत के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई तो गुजरात में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थलों की खोज हुई। उसके बाद अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक इरा। तो ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध लड़ा गया था तो पसूरी नदी के तट पर 10 राज युद्ध लड़ा गया था। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है। 128 संस्करण हैं तो ऋग्वेद में 128 संस्करण हैं। अष्टक भी कहा जाता है तो ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद से संबंधित कौशिकी और ऐतरेय ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद से संबंधित शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं। सामवेद से संबंधित पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी प्रातर संबंधित हैं। अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण संबंधित है।
एक वेदांग नहीं है तो स्मृति एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी था तो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी को वैदिक काल में भागदू कहा जाता था। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है तो शतसहस्त्री संहिता के नाम से महाभारत को भी जानते हैं। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है तो ऋग्वेद में पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी तो ब्राह्मी ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है तो सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी तो ऋग्वेद काल में बल एवं कर्म कांड पर जनता विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से सबसे अधिक मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं संबंधित। सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया तो जौ को ऋग्वेद में यव कहा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था तो पसूरी नदी के किनारे जिसे रावी कहते हैं 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। वैदिक काल में अघन्या किसे कहा जाता था तो गाय को अघन्या कहा जाता था। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था तो कुरु पंचाल को आर्य संस्कृति का धुर कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का अर्थ है तो ऋग्वेद में जो गाता था उसे होता कहते थे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो सिंधु वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में मतेतमा देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया। सरस्वती नदी को मतेतमा देवीतमा नदीतमा नाम से पुकारा जाता था। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगर शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है तो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं तो मैत्रायणी में निराशावाद का पहला तत्व दिखाई देता है। उसके बाद भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है तो ईरान से जिंद अवस्था संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण प्राचीन भारत में निशाका के रूप में प्रचलित थे। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है तो बोगज कोई जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है इसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है।
मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नाचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है। कठोपनिषद में नाचिकेता और यम का संवाद है। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, तो कुबा क्रम नदी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को, तो सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए मंत्र है ऋग्वेद में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का अर्थ होता है आर्य। और अधर्य का अर्थ था यज्ञ करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कैकय के शासक अश्वपति थे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है, तो मन को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो मनु प्राचीन काल के विधि निर्माता थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। रेशम को प्राचीन भारत में कौशेय कहा जाता था। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था, तो परुसरनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अगला हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख अगुंतर निकाय में है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था, तो शिशुनाग के समय में मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था। मगध का शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, तो अजातशत्रु था वह। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्म नंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है, तो अर्धचंद्राकार में श्रावस्ती नगर बसाया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, तो चेद की राजधानी सुक्तिमती थी। अब लिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो कौशाम्बी से उदयन वासदत्ता की दंत कथा संबंधित है। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी, तो पाटलिपुत्र सबसे पहली राजधानी थी मगध साम्राज्य की। अब देखते हैं धार्मिक आंदोलन, रिलीजियस मूवमेंट। सबसे पहले जैन धर्म, तो जैन कल्पसूत्र की रचना की थी, तो भद्रबाहु ने जैन कल्पसूत्र की रचना की थी। भारत में पाल काल में महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो विक्रमशिला महत्वपूर्ण अध्ययन का पाल काल में केंद्र था। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, तो विरोचन, अतीश, दीपांकर तथा रत्नाकर शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बहुत महत्वपूर्ण आचार्य थे। श्रावस्ती से संभवनाथ संबंधित हैं, काकंदी से सुविधानाथ संबंधित हैं, अयोध्या से ऋषभनाथ संबंधित हैं,
पभोषा से पद्म प्रभु संबंधित हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था तो जॉन मार्शल ने तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया था। महावीर का प्रथम अनुयायी बना तो जामाल महावीर का प्रथम अनुयायी था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की बात की जाती है। आजीवक संप्रदाय के संपादक मखली गोसाल थे। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था तो अर्धमगधी भाषा में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था। यापनी एक संप्रदाय था तो जैन धर्म का एक संप्रदाय यापनीय था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द संबंधित है। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ तो पाटलिपुत्र में। प्रभास गिर तीर्थ स्थल है तो जैनों का तीर्थ स्थल प्रभास गिरि है। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म विश्व प्रलयकारी अवधारणा पर विश्वास नहीं करता। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं तो आगम सिद्धांत। आगम सिद्धांत जैनियों की पवित्र पुस्तकें हैं। दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया गया। चार्वाक दर्शन में पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया गया। अब देखते हैं बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी में बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है तो उत्तर प्रदेश में बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था तो सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के प्रवचन संबंधित हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है तो प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र द्वारा निरूपित किया जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुरी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी तो वैशाली में स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया जाने लगा। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। तो देवदत्त बुद्ध के टाइम पीरियड में ही बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था तो सुभद्द बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था। त्रिपिटक है। बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न कहे जाते हैं बौद्ध धर्म में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। संसार अस्थिर और अक्षरिक है यह कथन था तो बुद्ध ने कहा था कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो विनय पिटक में संघ जीवन के नियम लिखे गए हैं। उसके बाद विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे तो मल्लिक और तपस्सु बुद्ध के सबसे पहले 2 बंजारे शिष्य थे। सप्तपर्णी गुफा स्थित है तो राजगृह बिहार में सप्तपर्णी गुफा स्थित है।
विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से विशुद्धि मग्ग नामक पुस्तक संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक थे? तो नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत को दिया था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है? तो कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। दोनों ही धर्म जैन और बौद्ध मानते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई? तो कुषाण काल में बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो गुप्त काल से भूमि स्पर्श सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे? तो धर्मपाल विक्रमशिला बिहार का निर्माण करवाया था। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो सांची के स्तूप में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित प्रसिद्ध वैद्य जीवक था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे? उदयन के राज्य काल में बुद्ध कौशाम्बी में आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान अतीश थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग प्रतीक अर्धनारीश्वर मूर्ति है। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था? तो सारनाथ में प्रथम प्रवचन बुद्ध ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी? तो बुद्ध की पहली ऐसी प्रतिमा थी जिसकी पूजा की गई थी भारत में सबसे पहले। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण संप्रदाय देखते हैं। भगवद गीता मूलतः महाभारत का अंश है? तो यह भीष्म पर्व का अंश है भगवद गीता महाभारत के। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी? तो इक्ष्वाकु राजवंश ने नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी। अब यहाँ पर कुछ देवता हैं और उनसे संबंधित उनके अस्त्र हैं। तो शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, गणेश का रस्सी या फंदा, सरस्वती की वीणा। उसके बाद कुछ दार्शनिक हैं और उनका क्या दर्शन है? तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दिया और उसके बाद माधवाचार्य ने द्वैत दिया और निम्बार्क ने द्वैताद्वैत दिया। वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत सिद्धांत दिया। उसके बाद मंडन मिश्र शिष्य थे? तो कुमारिल भट्ट के शिष्य मंडन मिश्र थे। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है। तो गीता में श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवद गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है? तो हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए मठ हैं। नयनार थे? तो नयनार शैव धर्मानुयायियों को नयनार कहा जाता है। उसके बाद फिर
वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग दिया, रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दिया, माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया और शंकर ने अद्वैतवाद दिया। अब मौर्य साम्राज्य को देखते हैं, मौर्य एम्पायर को। तो मौर्य के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो विष्णु पुराण को मौर्य वंश का अधिक प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो मत्स्य पुराण आंध्रों के इतिहास से संबंधित है। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। तो जांग लिविद मौर्य काल में राजा के पास रहने वाले 20 चकर को कहा जाता था। उसके बाद शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है, तो अग्निमित्र मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। तो चुनार से स्तंभ लेख का पत्थर निकाला जाता था। अशोक का वह शिलालेख दो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की बात करता है अशोक का। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो 8 वर्ष बाद अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई। तो कुषाण के शासन काल में मथुरा शैली प्रारंभ हुई। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था पर जोर या ध्यान दिया था। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक के एक शिलालेख में यह कहा गया कि यह शाक्यमुनि बुद्ध की जन्म स्थली है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। तो लौहरिया नंदनगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बहुत अधिक बुद्ध मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। तो शिलालेख 12वां धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा या रीड किया था। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे। तो प्राकृतिक भाषा में पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे। अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। तो अरामाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद का अशोक स्तंभ सूचना देता है। फहियान भारत आया था। तो 399 ईसा पूर्व वो फहियान भारत आया था। और कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में कहा गया है। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो समाहर्ता मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी था। अशोक का समकालीन तुरमय राजा था। तो मिस्र का समकालीन राजा अशोक का तुरमय था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था। तो एंटिगोन गोनटास अशोक के ही टाइम पीरियड में मकदूनिया में शासन करता था। तालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था मिस्र का। तो मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस था।
एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। तो फ्लीट आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ब्राह्मी आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था? अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण किया गया था। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था? तो पाटलिपुत्र का प्राचीनतम स्थान बुलंदीबाग था। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र खुले थे। मौर्य काल में दंड विधान थे तो काफ़ी कठोर थे। कालसी प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी बहुत प्रसिद्ध है। चाणक्य दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे? तो श्रवणबेलगोला में अशोक ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है, शिलालेख 12वां है वो। अब मौर्योत्तर कालीन भारत को देखते हैं। पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। ताम्र धातु में अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है। सातवाहन का खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है। कनिष्क के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी करने किस शासक ने जारी किए थे? तो कुशारों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुशार ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाररी और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। फले फूले शुंग राजवंश के समय विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है तो 135 वर्षों का। उसके बाद डिमेट्रियस हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदामन शक शासक था और गोंडोफर्नीज पहलो शासक था और विम कुषार शासक था। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण फॉरेन इन्वेंशन ऑफ एंशियंट इंडिया। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया था। हेलियोडोटस ने हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे। यूनानी हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे तो स्ट्रेटो द्वितीय शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है तो बिम कड़डिस वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। पुरु या पोरस युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था तो मशग में
आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे, तो कनिष्क के दरबार में विद्वान चरक रहते थे। अब देखते हैं हम संगम युग, चेर चोल पांड्य। संगम पीरियड चोल चेर पांड्य। तो चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, तो राजा प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। संगम ग्रंथ तोलाकापियम आधारित है व्याकरण पर। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है कुराल है वो। शिलापादिकारम का लेखक था इलंगो। तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 में समर्पित किया था, स्थित है तंजावुर में। अब दक्षिण भारत का इतिहास चोल चालुक्य पांड्य। हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन इंडिया। चोल चाक्य और पल्लव, चालुक्य और पल्लव। अब देखो राज का टाइम पीरियड 985 से 1015 ईस्वी रहा है, और राजाधिराज प्रथम का टाइम पीरियड 1044 से 1052 ईस्वी रहा है। कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी रहा है, और विक्रम चोल का शासन 1120 से 1133 ईस्वी रहा है। अब कुछ राजवंश और उनकी राजधानी। तो पल्लवों की राजधानी कांची थी। कदम्ब बनवासी की राजधानी, कदम्बों की राजधानी बनवासी थी। पांड्य की राजधानी मदुरा थी, और काकतीय की राजधानी वारांगल थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल कला का। वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो चोल। उसके बाद चोल संगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है तो राजेंद्र को। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था, तो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासन काल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, तो टोट्टावारियम चालुक्यों की राजधानी थी, तो वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे, तो स्त्रियां तथा पुरुष दोनों चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था, तो मलिक काफूर ने चोल शासन को समाप्त कर दिया था। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो कुलोत्तुंग प्रथम के टाइम पीरियड में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। ह्वेनसांग किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, तो चालुक्य। मत्तविलास प्रहसन के लेखक थे, तो महेंद्रवर्मन थे। तीसरी शताब्दी में वारांगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है
634 ईस्वी। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के प्रथम शासन काल में। उसके बाद कुछ दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन शासक और उनके राज्य। तो धनंजय का राज्य था कुशतलपुर में, नीलराज का शासन था अवमुक्त में, और उग्रसेन का शासक पलाक्का में था, और विष्णुगोपा का शासन कांची में था। कुछ राजवंश और उनकी राजधानी। तो पल्लवों की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, यादव की राजधानी देवगिर थी, काकतीय की राजधानी वारंगल थी। अब हम देखते हैं गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। तो मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। कुमार गुप्त प्रथम शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था तो चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है तो समुद्रगुप्त को शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हुरों पर विजय प्राप्त की थी तो स्कंद गुप्त थे। वे गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा करते थे तो दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो एरर से 437 से 438 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो रेशम बुनकरों श्रेणी में सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को। राजवंश जो हुरों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था तो गुप्त। भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है तो सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया तो शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है तो भास्कर को। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था तो अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया है तो याज्ञवल्क्य ने। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था तो नारद ने। पुंडवर्धन मुक्त भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था तो ताम्रलिप्त बंदरगाह से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी संदर्भ प्राप्त हुआ है तो एरर से। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख हुआ है तो रेशम बुनकरों का। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था तो समुद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है तो जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है तो समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को। अब गुप्तोत्तर काल देखते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो बार भट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है तो बृहद्रथ का।
सही सुमेल कीजिए। विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का समय। तो फहियान भारत 399 से 414 ईस्वी में आया था। हुएन सांग 629 से 645 ईस्वी तक रहा। और इसिंग 671 से 672 तक रहा। फिर उसके बाद 693 से 694 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बाद अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बाद राजा जिसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया तो गोपाल नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। और स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं तो अमरावती के स्तूप से। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है तो अमरावती और नागार्जुनी कोंड के स्तूप में यह विशेषता मिलती है। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था तो प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था तो गुजरात में। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था तो लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी तो गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था तो द्रम्य। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया था तो हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था तो कन्नौज तथा प्रयाग में। आप प्राचीन भारत की स्थापत्य कला देखते हैं। इंडियाज एंशियंट आर्किटेक्चर तो वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दिखाया गया है। उदयगिरि गुफा विदिशा में। मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है तो चंद्र। मिलिंद पन्नू राजा मिलिंदपन तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है वह भिक्षु नागसेन थे। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं तो हिंदुओं बौद्धों और जैनों की। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था तो नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था तो पल्लव राजवंशों द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है तो कार्ले में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं वह केंद्र है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है तो कन्हेरी। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था तो धर्मपाल ने। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था तो दक्षिणी तोरण का। सोनगिर जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है तो दतिया में। दिलवारा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं तो नागर शैली में। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात हैं एलिफेंटा की गुफाएं। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कांची में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान सारंगनाथा जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर स्थित है तो तिरुमल्ला पहाड़ी पर। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है तो पल्लवों को। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा में।
उसके बाद वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया। तो पल्लवों द्वारा वह स्थान जहां राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। दतिया में खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। चंदेलों ने कोणार्क मंदिर संबंधित है। सूर्य से द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है। ग्वालियर का तेली मंदिर अजंता की चित्रकारी दर्शाती है। जातक कथाओं को खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो चंदेलों ने बौद्ध हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। येलोरा में अब कुछ सुमेल हैं। तो स्तूप सांची में स्थित है। चित्रकारी बाघ की हुई है और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है और दशावतार मंदिर देवघर में स्थित है। आप प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार हम देखते हैं। एंशियंट लिटरेचर एंड राइटर तो रास पंचाध्यायी नंददास की है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास की है। चैतन्य मंगल जय नंदा की है। भक्ति रत्नाकर नरहर चक्रवर्ती की है। उसके बाद रागमाला पुंडरीक विठल की है। रस कौमुदी श्रीकंठ की है। राग विबोध सोमनाथ की है। चतुर्दंडी प्रकाशिका वैकुंठ रमण की है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा। तो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने मुद्रा राक्षस का लेखक था। तो विशाख दत्त। अब यहाँ पर कुछ दर्शन है और उनके प्रचारक। तो न्याय दर्शन के प्रचारक गौतम थे। उत्तर मीमांसा के प्रचारक बादरायण थे। पूर्व मीमांसा के प्रचारक जैमिनी थे और वैशेषिक के प्रचारक कराद ऋषि थे। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो 122 अध्याय और 8 खंड में। बौद्ध साहित्य में थेरीगाथा निकाय से संबंधित है। तो खुद्दक निकाय से। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं तो डंडिनी। उसके बाद दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे तो डब्ल्यू फेयर सर्विस। उसके बाद कल्हर की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया जो जोन राज एवं श्री वर्णे। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु थे। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे तो कुमारपाल की सभा को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे तो विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों या लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट। गॉड वहो के रचयिता थे तो वागपति। उसके बाद विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था तो व्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है मनु ने। और उसके बाद मान सोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी प्री मेडाइवल पीरियड। तो सरवर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र इन्होंने लिखवाया था। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख लिखवाया था। ईशान वर्मन ने हराहा पाषाण अभिलेख लिखवाया था और जीवित गुप्ता द्वितीय ने देव
बरार्क अभिलेख लिखवाया था। चंदेल वंश का प्रथम शासक था तो नन्नुक था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्मन ने अपनी राजधानी बनाई थी तो द्वार समुद्र को। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था। सारनाथ में हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। दंती दुर्ग ने रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी। होयसाल पाल वंश के संस्थापक थे तो गोपाल कदंब राजाओं की राजधानी थी। वनवासी समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। क्षेमेंद्र चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। यशोवर्मन एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है। लक्ष्मण सेन को चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर थे वे। जेजाक भुक्त प्राचीन नाम था। बुंदेलखंड का कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे। चेदी वंश थे। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था तो धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था संगीत राज नाम से। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित थे। देवपाल पाल वंश से संबंधित थे। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश से संबंधित थे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। अब कुछ राजवंश और उनके राजकीय प्रतीक। तो परमार वंश का प्रतीक सूर्यदेव थे। राजकीय मलय केतु वंश का प्रतीक वराह था। चंदेल वंश का प्रतीक राजलक्ष्मी थी। गुज्जर प्रतिहार वंश की प्रतीक भगवती थी। और बिहार तो जगदल बिहार धर्मपाल से संबंधित था। विक्रमशिला बिहार धर्मपाल से संबंधित था। जगदल बिहार रामपाल से संबंधित था। सोमपुर बिहार धर्मपाल से संबंधित था। सलबन बिहार श्री भवदेव से संबंधित था। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। नरसिंह वर्मन प्रथम थे वे। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है। पालीताना गुजरात में विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी। नाना देश एवं नगरम उद्दालक आरुमि प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कुरु पंचाल से बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। भास्कर ने पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था तो प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, कहा है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे तो विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को आश्रय प्राप्त था। विजयनगर राजाओं के दरबार में वेशनगर अभिलेख हेलियोडोरस निवासी था। तक्षशिला श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी। चामुंड राय ने चोलों की राजधानी थी। तंजौर एलोरा एम्फोरा जार होता है एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईस्वी पूर्व से। खसरा नामक दस्तावेज से आश्रय है। राजस्व संबंधी एक दस्तावेज
सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है। पुराना किला दिल्ली। तो इस प्रकार दोस्तों हमने प्राचीन भारत का वन लाइनर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए कंप्लीट कर डाले। अब हमने नेक्स्ट वीडियो मध्यकालीन भारत से संबंधित बनाएंगे।